नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के समय में इंसान कमाने के तरीके तो बहुत सारे जानता है, लेकिन अपने कमाए हुए पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है यह भूल जाता है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर हम अपनी इन्वेस्टमेंट किसी के कहने पे या किसी को देखकर कर देते हैं। पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन के चलते सभी देशों की इकोनॉमी काफी खराब हो गई है और हर देश अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए नए नए कदम उठा रहा है। देशों की इकोनॉमी सुधारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा बैंकों का। लॉकडाउन के बाद अब बैंक नए नए इन्वेस्टमेंट के तरीकों के साथ कस्टमर के सामने पहुंचेंगे, जिससे नए नए कस्टमर उनके पास आके इन्वेस्टमेंट कर सके। हम लोग भी इस लॉकडाउन से यह समझ चुके होंगे कि ऐसे बुरे वक्त के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी जरूरी है, क्योंकि घर में रखा पैसा और बैंक में रखा पैसा कभी भी नहीं बढ़ता है। पैसे को बढ़ाने के लिए उसे कहीं न कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी इन्वेस्टमेंट की जगह बताने वाला हूँ जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट को हम एफडी भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है एक अमाउंट जो कि पहले से फिक्स्ड होता है और जिसको हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। यानी एक फिक्स्ड अमाउंट जो बैंक में डिपॉजिट होता है उसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से बैंक में हम एफडी को खोल सकते हैं। कोई भी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक में हम एफडी को खोल सकते हैं। प्राइवेट बैंकों की बात करें तो जैसे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी और भी बैंक हैं जिनमें आप एफडी को खोल सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक में हमारा पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, इलाहाबाद हो गया, और भी बैंक हैं जिनमें हम गवर्नमेंट बैंक के अंदर भी एफडी को खोल सकते हैं। बात करें इसकी समय सीमा की, यानी कि कब तक आप एफडी को खोल सकते हैं, तो कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए आप एफडी को खोल सकते हैं। मतलब कि आप एफडी को किसी भी बैंक में 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए खोल सकते हैं। वहीं बात करें इसके इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है बैंक टू बैंक पे। हर बैंक अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट देता है, लेकिन एक बात यहाँ पे आपको याद रखने वाली है कि जितना ज़्यादा आपका समय होगा उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि एफडी इज इक्वल टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। टाइम बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। चलिए अब जानते हैं अमाउंट के बारे में कि हम कितने मिनिमम अमाउंट से एफडी को खोल सकते हैं। तो यहाँ हम एफडी को एवरेज किसी भी बैंक में 5,000 रुपये से खोल सकते हैं। बाकी हर बैंक की अपने अपने रूल्स होते हैं, वह अपने अपने हिसाब से एफडी की दरों को रखता है। चलिए अब जानते हैं एफडी के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला है हमारा मोर रिटर्न, यानी कि ज़्यादा रिटर्न। लेकिन ये ज़्यादा रिटर्न जब भी मिलेगा जब हम एफडी के टाइम को ज़्यादा रखेंगे। अगला है हमारा नो रिस्क। हमें एफडी में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं होता है, क्योंकि एफडी को जब आप ओपन करेंगे तो आपको आपके रिटर्न के बारे में शुरू में ही पता चल जाएगा कि आपको कितना रिटर्न आपके आखिरी साल में या मैच्योरिटी के बाद आपको मिलेगा। इसलिए एफडी में हमारे पैसे डूबने का कोई भी खतरा नहीं होता है। अगला है हमारा लोन ऑन एफडी, यानी कि हमें एफडी के ऊपर लोन मिल सकता है। मान लीजिए कि आपकी एफडी 5 साल की है और आपको इस साल के बीच में ही आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो आप चाहें तो एफडी के ऊपर जितने पैसों की आपको जरूरत है उतने का आप लोन ले सकते हैं और आप अपना काम कर सकते हैं। इससे आपकी एफडी भी नहीं टूटेगी और आपका काम भी चल जाएगा। अगला है हमारा स्टॉप एनी टाइम। अब मान लीजिए कि आपकी एफडी का टाइम 10 साल का है और इस 10 साल के दौरान आपको पैसों की जरूरत पड़ गई है और वह पैसे लोन अमाउंट से ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो इस केस में आप अपनी एफडी को तोड़ सकते हैं। अब जानते हैं एफडी के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला है हमारा मनी लॉक्ड, यानी कि एफडी करने के दौरान जितने भी साल की आप एफडी करेंगे उतने टाइम तक के लिए आपका पैसा उसमें
लॉक्ड हो जाएगा, मतलब कि आप उन पैसों को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगला है हमारा पेनल्टी और लो इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी एफडी को 5 साल के लिए रखते हैं और उसके बीच में ही आप अपनी एफडी को बंद कर देते हैं तो आपको उसके लिए पेनल्टी भरनी होगी। और साथ ही साथ मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी करी और उस दौरान आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था 6.5% और बीच में ही आपने एफडी को अपना तोड़ दिया तो वह इंटरेस्ट रेट 4 से 5% पे भी आ सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि एफडी को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। अगला है हमारा लो इंटरेस्ट इन कंपैरिजन टू अदर इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हमारा प्रॉपर्टी हो गया और शेयर हो गया। इनके कंपैरिजन में हमारा एफडी का इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है। अगला है हमारा टैक्सेशन, यानी कि एफडी की मैच्योरिटी के बाद हमें टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स फ्री नहीं होता है। अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो आपको इसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स में रिबेट पाने के लिए आप फॉर्म 15G भर के या सीनियर सिटीजन फॉर्म 15H को भर के टैक्स में रिबेट पा सकते हैं। अगली इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो वह है हमारी रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार और डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, मतलब कि वह अमाउंट जिसको हम बार बार जमा करते हैं। तो आप समझ ही चुके होंगे कि हमें इसके अंदर मंथली पैसों को जमा करना होता है। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से बैंकों में हम आरडी को खोल सकते हैं। तो आरडी को हम किसी भी एफडी की तरह प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक में खोल सकते हैं, चाहे वो आईसीआई बैंक हो चाहे वो पीएनबी बैंक हो। समय सीमा की बात करें तो समय सीमा में थोड़ा एफडी से अंतर होता है। एफडी जहां हम 7 दिन के लिए खोलते हैं वहीं हमें आरडी को कम से कम 6 महीने चलाना होता है और मैक्सिमम इसको हम 10 साल के लिए चला सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यह भी एफडी की तरह बैंक के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन लगभग एफडी की तरह सेम इंटरेस्ट रेट हमें आरडी में मिलता है। अब बात करें अमाउंट की तो इसके अंदर आप 10 रुपये से लेके मैक्सिमम अमाउंट बैंक पे डिपेंड करता है कि वो कितना इन्वेस्ट करवा सकता है, नहीं तो आप मिनिमम 10 रुपये से आरडी की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। पहला है गुड फॉर शॉर्ट गोल। अगर आपका कोई गोल 1 साल या 2 साल में पूरा हो सकता है तो उसके लिए आप आरडी को इजीली यूज कर सकते हैं। अगला है नो रिस्क। एफडी की तरह भी इसमें नो रिस्क ही होता है, क्योंकि आपको इसके रिटर्न के बारे में पहले ही पता चल जाता है कि आपको मैच्योरिटी पे कितना रिटर्न मिलेगा। अगली खास बात इसकी यह है कि इसका अमाउंट मंथली फिक्स्ड होता है। यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो मंथली पैसा देना चाहते हैं। अगला है नो पेनल्टी बाय फ्यू बैंक्स, मतलब कि कुछ बैंक्स पेनल्टी नहीं लगाते हैं अगर आप मंथली अपना आरडी को भरना भूल जाते हैं, लेकिन ये कुछ ही बैंक्स होते हैं पेनल्टी लगती है। अब जानते हैं चलिए कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एफडी की तरह ही आरडी में भी मनी लॉक्ड हो जाता है, यानी आपका पैसा जितने टाइम के लिए आपने आरडी खोली है उतने टाइम के लिए फंस जाता है और आप इसको विड्रॉ भी मैच्योरिटी से पहले नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी कारणवश अपनी आरडी को बंद करना पड़ता है बीच में ही तो आपको इसके लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी और इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा जैसे एफडी में होता है। वहीं एफडी के कंपैरिजन में इसके अंदर इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है, क्योंकि एफडी में हम पैसा इकट्ठा जमा कर देते हैं और आरडी में हमें मंथली वाइज करना होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अंतर इसके अंदर आ जाता है। और कंपैरिजन में करें प्रॉपर्टी या शेयर से तब भी इसके अंदर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम ही मिलेगा। अगला है हमारा टैक्सेशन। तो एफडी की तरह ही ये टैक्स फ्री नहीं होता है। अगर आपका साल में इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर पहुंच जाता है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स से रिबेट पाने के लिए आपको एफडी की तरह ही फॉर्म 15G या फॉर्म 15H भरना पड़ेगा। याद रखिए फॉर्म 15H सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ही होता है। अगला है हमारा मंथली अमाउंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि मान लीजिए आपका मंथली अमाउंट
हर महीने का 1000 रुपये का है कि आपको आरडी में 1000 रुपये हर महीने भरने हैं, तो आप इस अमाउंट को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अपनी अगली इन्वेस्टमेंट के बारे में। हमारी अगली इन्वेस्टमेंट है लाइफ इंश्योरेंस। मैं यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, टर्म इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। दोनों में काफ़ी अंतर है। जहाँ लाइफ इंश्योरेंस में हमें मैच्योरिटी के बाद पैसा मिल जाता है, टर्म इंश्योरेंस में मृत्यु के बाद ही पैसा मिलता है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो लाइफ इंश्योरेंस बैंक के द्वारा किया जाता है, लेकिन बैंक लाइफ इंश्योरेंस के अंदर IRDAI के अंतर्गत काम करते हैं। बात करें इसके समय सीमा की, तो लाइफ इंश्योरेंस में कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक आप लाइफ इंश्योरेंस को चला सकते हैं। लेकिन आप लाइफ इंश्योरेंस के अंदर होल लाइफ प्लान का भी प्लान चूज कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो हर कंपनी का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 5 से 6% हमें इंटरेस्ट रेट लाइफ इंश्योरेंस में मिल जाता है। अमाउंट की बात करें कि कितना मिनिमम अमाउंट हम इसके अंदर डाल सकते हैं, तो यह डिपेंड करता है आदमी की एज और उसने किस हिसाब से प्लान चूज किया है। उसी के बाद आपका टोटल कितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा वह पता चलता है। चलिए अब जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले है टैक्स रिबेट, यानी लाइफ इंश्योरेंस पे आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यह टैक्स फ्री होता है। लोन ऑन लाइफ इंश्योरेंस, यानी FD और RD की तरह ही आप लाइफ इंश्योरेंस पे लोन ले सकते हैं। नॉमिनी फैसिलिटी, यानी कि आपको ऑप्शन मिलता है कि अगर उस इंसान को कुछ हो जाता है जिसने अपने नाम पे लाइफ इंश्योरेंस लिया था, तो उसका सारा पैसा नॉमिनी को मिल सके। लाइफ कवर, जीवन बीमा, यानी लाइफ इंश्योरेंस एक हमें एडवांटेज देता है कि इसके अंदर हमारा जीवन बीमा होता है, यानी कि अगर उस इंसान को कुछ हो जाता है तो उसका सारा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाएगा। लो रिस्क, FD और RD की तरह ही ये भी एक लो रिस्क होता है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको लमसम अमाउंट मैच्योरिटी का पता होता है और उसी के आसपास ही आपको अमाउंट मैच्योरिटी के बाद मिल जाता है, इसलिए ये लो रिस्क है। अब जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। चलिए बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका लाइफ इंश्योरेंस लंबे समय के लिए होता है और कम से कम आपको इसे 5 साल तो लेना ही पड़ेगा। अगला है हमारा रिटर्न, यानी रिटर्न हमारा डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, यानी जितना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। अगला है हमारा विड्रॉ आफ्टर मैच्योरिटी, मतलब कि मैच्योरिटी के बाद ही आपको पैसा मिल सकता है, उससे पहले आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर कुछ केसेस में जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं उस केस में आपको पैसा मिल सकता है, लेकिन वो पेनल्टी के बाद मिलेगा। अगला ये है कि हमें अपना मैच्योरिटी अमाउंट कंफर्म नहीं होता है, मतलब कि इंश्योरेंस के दौरान हमें लमसम अमाउंट ही बताया जाएगा, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद ही इसका बोनस हमें जुड़ के मिलता है और बोनस के बारे में हमें मैच्योरिटी के बाद ही पता चलेगा। अगला है हमारा नो विड्रॉ बिफोर 2 ईयर्स, मतलब कि 2 साल से पहले आप अपने लाइफ इंश्योरेंस को विड्रॉ या रोक नहीं सकते हैं। यह पहले 3 साल का हुआ करता था, लेकिन अब इसे चेंज करके 2 साल कर दिया है, यानी कि आपको अपने लाइफ इंश्योरेंस को कम से कम 2 साल तो चलाना ही पड़ेगा। अगर आप अपने प्रीमियम को मिस कर देते हैं, यानी आपका प्रीमियम आपसे छूट जाता है, तो आपको कंपनी एक्स्ट्रा टाइम भी देगी। अगर उस एक्स्ट्रा टाइम के अंदर भी आपने अपने प्रीमियम को नहीं भरा तो ये जीवन बीमा जो आपको मिला है ये खत्म हो जाएगा। अगला है हमारा PPF, जिसे हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी बोलते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इसकी देखरेख सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। बैंक की बात करें तो आप इसे किसी भी प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक में FD और RD की तरह ही खोल सकते हैं। समय सीमा की बात करें तो यह पूरे 15 साल के लिए खोला जाता है, यानी आप इसे 15 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसकी मैच्योरिटी ही 15 साल में होती है। हाँ, आप 15 साल के बाद हर 5-5 साल के लिए इसे पूरी लाइफ टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें
तो गवर्नमेंट हर क्वार्टरली इसके इंटरेस्ट रेट को चेंज करती रहती है। जनरली 7 से 8% हमें पीपीएफ पे इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अमाउंट की बात करें तो इसके अंदर आप 500 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में डाल सकते हैं। तो बात करें इसके एडवांटेजेस के बारे में, तो यह एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसकी सारी देखरेख सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और किसी भी तरीके का फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं है। पीपीएफ हमारा टैक्स सेविंग होता है। गवर्नमेंट ने इसे बनाया ही इसलिए है ताकि इससे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकें या रिटायरमेंट के बाद वह लोग अपने पैसों का इस्तेमाल कर सकें, इसलिए ये टैक्स फ्री होती है। आप एफडी और आरडी की तरह ही इस पे लोन ले सकते हैं। कुछ समय बाद आप इसको पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। बात करते हैं पीपीएफ के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। पीपीएफ के दौरान हमारा पैसा 15 साल के लिए पूरी तरीके से लॉक हो जाता है, मतलब कि हम इस पैसे को किसी भी कीमत पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, रेयर केस में आप अपने पीपीएफ को स्टॉप कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप अपने पीपीएफ में पैसा डालना बंद कर देते हैं तो आपने जिस समय अपना पैसा डालना बंद किया उस समय तक जितना पैसा आपके पीपीएफ में था उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन बाकी के आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। बात करते हैं इसके लोन अवेलेबिलिटी की, तो आपको पीपीएफ पे लोन तीसरे साल से लेकर छठे साल के बीच में ही मिल सकता है। उससे पहले या उसके बाद आपको लोन नहीं मिलेगा और लोन भी आपको 25% तक का ही मिलेगा, वो भी लास्ट ईयर तक जितना आपका पैसा उसमें जमा होगा। तो लोन की फैसिलिटी ज़्यादा खास पीपीएफ में नहीं है। विड्रॉ मनी की बात करें तो आप इसके अंदर अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके 7वें साल से बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि जब 7वां साल हो जाएगा तो आप अपने पीपीएफ से थोड़ा थोड़ा पैसा बाहर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले इन्वेस्टमेंट की। हमारा अगला इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी फ्लैट या प्लॉट कोई भी हो सकता है। इसके लिए किसी भी बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। समय सीमा की बात करें तो किसी भी तरीके का समय सीमा भी इसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो आप उसको 2 साल या 3 साल में भी बेच सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो प्रॉपर्टी के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट बाकी एफडी, आरडी या पीपीएफ से बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट 15 से 20% मिल सकता है। और आपने अगर आपकी प्रॉपर्टी ऐसे एरिया में ली है जहाँ पे उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपका इंटरेस्ट रेट 30 से 35% भी पहुँच जाएगा। अमाउंट की बात करें तो ये डिपेंड करता है अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाकी डिपेंड करेगा एरिया पे कि वह एरिया लोकेलिटी कैसी है। अब बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस के बारे में। पहला है नो रिस्क, यानी कि प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी तरीके का रिस्क नहीं होता है, क्योंकि आप जमीन या फ्लैट उसी जगह लेंगे जहां पे आपको मुनाफा होगा। टैक्स की बात करें तो लैंड के ऊपर टैक्स बहुत ही कम लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे लैंड की बात कर रहा हूँ, फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ लैंड पे ही आपको टैक्स कम मिलता है। बात करें लोन की तो बाकी एफडी और आरडी की तरह ही आप इसके अंदर भी अपने जमीन पे या फ्लैट पे लोन ले सकते हैं। हाई इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसके अंदर आपको बाकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ही इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको अगर आपकी ज़मीन अच्छी जगह पे है तो 30 से 35% आराम तक आपको इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। अगला है हमारा नो मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि अगर आपके पास लैंड है तो आपको उसकी किसी भी तरीके की मेंटेनेंस नहीं करनी है, लेकिन अगर आपके पास फ्लैट है तो आपको साल भर साल पे आपको उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। अब देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला है हमारा टाइटल रिस्क, यानी नाम की धोखाधड़ी। आप जिस किसी से भी फ्लैट या लैंड लें तो ये जरूर देख लें कि जिसके नाम का आप फ्लैट ले रहे हैं वो फ्लैट या लैंड उसी के नाम पे हो। दूसरा है हमारा CLU, यानी कि चेंज इन लैंड यूज। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि कस्टमर अपनी ज़मीन ले तो लेता है, लेकिन वह यह नहीं देखता है कि वह ज़मीन काम करने के लिए है कि नहीं है, कहीं वह ज़मीन एग्रीकल्चर काम के लिए तो नहीं आ रही है। सबसे पहले आप जरूर ये देख लें कि वह CLU यानी चेंज इन लैंड यूज है या नहीं है। अगला है हमारा एनक्रोचमेंट, यानी कि अतिक्रमण। आप फ्लैट या ज़मीन देखने से पहले ये जरूर देख लें कि उस पर किसी भी तरीके का अतिक्रमण ना हो। लोकेशन से हमारा कहने का मतलब यह है
कि आप जहाँ कहीं भी अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें वहाँ की लोकेलिटी ज़रूर देख लें, उस लोकेलिटी की ग्रोथ है या नहीं है। नो रेंट्स ऑन प्लॉट्स, इसका मतलब यह है कि प्लॉट्स पे आपको किसी भी तरीके का रेंट नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप फ्लैट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किराएदार के रूप में किराया मिलता रहेगा। अब बात करते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट किसके लिए बेहतर होगी। सबसे पहले देखते हैं एफडी के बारे में। एफडी उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके पास पैसा इकट्ठा आ गया है, जैसे किसी के पास 1 लाख रुपए हैं या किसी के पास 50,000 रुपए हैं, तो वह एफडी में एक साथ डाल सकता है। बात करें आरडी की, तो आरडी उन लोगों के लिए बेहतर है जो अपने पैसे को मंथली वाइज डालना चाहते हैं, वह लोग आरडी की तरफ देख सकते हैं। वहीं लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस को आप एक एड ऑन की तरह ले सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास एफडी है या आरडी है तो आप एडिशनली एक लाइफ इंश्योरेंस को ले सकते हैं। बात करें पीपीएफ की, तो पीपीएफ आप आरडी या एफडी के जगह पे ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का काम या इन तीनों का काम एक जैसा ही है, बल्कि पीपीएफ में आपको इंटरेस्ट रेट इन दोनों से ज़्यादा मिल सकता है। तो आप चाहें तो पीपीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ज़्यादा हैं, वह लोग प्रॉपर्टी की तरफ जा सकते हैं।